प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम केन्स के रोजगार और प्रभावी मांग के सिद्धांत के अंतर्गत इससे पूर्व के व्याख्यान में जो बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा करेंगे, चूँकि यह पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने केन्स के रोजगार और प्रभावी मांग के सिद्धांत के अंतर्गत केन्स के रोजगार सिद्धांत की पृष्ठभूमि के बारे में समझा था और ये जाना था कि किस तरह से एक चार्ट है जो कि केन्स के रोजगार और प्रभावी मांग के सिद्धांत को पूरी तरह से व्याख्या करता है। और एक चित्र के बारे में भी हमने वर्णन किया था और बताया था कि किस प्रकार से एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन दोनों मिलकर प्रभावपूर्ण मांग को निर्धारित करती है और किस हद तक एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को बढ़ाकर रोज़गार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है। और उससे आगे बढ़ते हैं हम और इस चार्ट के ऊपर आते हैं। और मैं आपको पुनः एक बार शॉर्ट में बता दूं कि केन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था रोज़गार, आय और उत्पादन पर निर्भर करती है। ये तीन तत्व ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था को ऊपर की ओर ले जाते हैं और अर्थव्यवस्था को नीचे की ओर ले जाते हैं और अर्थव्यवस्था को स्थिर अवस्था या फिर स्टेडी स्टेट आगे बढ़ने के लिए की द्योतक होते हैं, बताते हैं। यदि रोजगार के स्तर में परिवर्तन होता है तो आय और उत्पादन के स्तर में भी परिवर्तन होगा और वो अर्थव्यवस्था की दिशा भी तय करेगा। और यदि आय में परिवर्तन होता है तो उत्पादन और रोजगार के स्तर में भी परिवर्तन होगा और अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाएगा। ठीक इसी तरह से उत्पादन के स्तर में परिवर्तन भी आय और रोजगार के स्तर में परिवर्तन लाते हैं और अर्थव्यवस्था की दिशा को तय करते हैं। अर्थात केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था रोजगार, आय और उत्पादन पर निर्भर करती है और रोजगार, आय और उत्पादन तीनों ही अंतर संबंधित है। एक को बढ़ाते हैं तो दोनों साथ साथ बढ़ जाते हैं, दूसरे दोनों तत्व भी साथ साथ बढ़ जाते हैं। इसलिए रोजगार, आय या उत्पादन तीनों में से किसी एक को बढ़ाओ, तीनों ही बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था भी आगे की ओर प्रगतिशील होगी। जिस प्रकार अर्थव्यवस्था इन तीन तत्वों पर निर्भर करती है, ठीक इसी तरह से ये तीनों तत्व बहुत महत्वपूर्ण तत्व पर निर्भर करते हैं और वो महत्वपूर्ण तत्व केन्स के अनुसार इफेक्टिव डिमांड है, यानी प्रभावपूर्ण मांग या प्रभावशाली मांग, जिसे प्रभावी मांग के रूप में भी जाना जाता है। और प्रभावपूर्ण मांग अपने आप में दो बातों पर निर्भर करती है, दो तत्वों पर निर्भर करती है, समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन। प्रभावपूर्ण मांग वह मांग है जो कि उपभोग क्षेत्र के द्वारा, संपूर्ण उपभोग क्षेत्र के द्वारा मांग की जाती है, प्लस जो संपूर्ण उत्पादन या विनियोग क्षेत्र द्वारा जो मांग की जाती है, इन दोनों का योग प्रभावपूर्ण मांग होती है। और ये दोनों ही योग मिलकर प्रभावपूर्ण मांग को बनाते हैं। और प्रभावपूर्ण मांग अपने आप में दो तत्वों पर, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन पर निर्भर करती है। केन्स कहते हैं कि मंदी काल में एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन स्थिर हो जाता है, क्योंकि मंदी काल में उत्पादकों को कोई लाभ होता नज़र नहीं आता है और पहले जो बनी है वो वस्तुएं ही नहीं बिकती है, यानी वस्तुएं अनबिकी रह जाती है और अति उत्पादन की समस्या से जूझना पड़ रहा होता है। और यही वजह की होती है कि मांग नहीं होती है, जिसके कारण से वस्तुएं अनबिकी रह जाती है, जिसके कारण से नया उत्पादन नहीं होता है। जब नया उत्पादन नहीं होता है तो पूर्ति रुक जाती है, इसलिए समग्र पूर्ति फलन स्थिर हो जाता है, रुक सा जाता है। तो कौन सा तत्व है जिससे मंदी से उबरने के लिए प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर रोजगार और आय स्तर को बढ़ाया जा सके, जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ सके, आगे बढ़ सके, प्रगतिशील हो सके या पुनः पटरी पर आ सके? तो एक तत्व ही रह जाता है, समग्र मांग फलन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पुनः दो तत्वों पर, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और दो तत्वों पर निर्भर करता है, और वो दो तत्व है उपभोग और विनियोग। तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम दो तत्व लेते हैं और वो दो तत्व है एडीएफ को जो निर्धारित करने वाले दो तत्व है, एक तो है कंजप्शन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, यानी कि उपभोग
और विनियोग। जब हम उपभोग बढ़ाते हैं और विनियोग बढ़ाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बढ़ेगा तो प्रभावपूर्ण मांग बढ़ सकती है, और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी तो रोजगार, आय और उत्पादन सृजित होंगे, और रोजगार, आय, उत्पादन सृजित होने से अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ सकती है। जैसा कि मंदी का दौर है तो उसमें ये जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को पुनः मंदी से उबारा जाए, पुनः मंदी से उबार कर पटरी पर लाया जाए। तो यहाँ हमारे सामने समग्र मांग फलन होती है जिसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन समग्र मांग फलन अपने आप में दो तत्वों पर निर्भर करती है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो उपभोग और विनियोग। उपभोग अपने आप में आय के स्तर और उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि पुनः उपभोग भी अन्य तत्वों पर निर्भर करता है। यानी हम लोग जब अपना उपभोग यानी कि मांग करते हैं तो इसके लिए हमें दो चीज़ें आवश्यक होती है। एक तो है आय का स्तर, एक है हमारे खर्च करने की प्रवृत्ति। यानी एक तो खर्च करने के लिए साधन और दूसरा खर्च करने की प्रवृत्ति। अर्थात उपभोग दो बातों पर निर्भर करता है। हम अपने ऊपर ही लें और हमें कोई वस्तुएं चाहिए तो हमें चाहिए तो उसके लिए खर्च करने के लिए साधन होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो दूसरा है हम खर्च करने के लिए कितना तैयार हैं, हमारी उपभोग करने की प्रवृत्ति क्या है, आय को हम किस प्रकार से खर्च करते हैं। क्या जितनी आय प्राप्त होती है वो सब खर्च कर देते हैं, या उसका कुछ औसत भाग खर्च करते हैं, या आय के बढ़ने पर हम कितना खर्च करते हैं। ये उपभोग की प्रवृत्ति कहलाती है, अर्थात आय का स्तर और उपभोग की प्रवृत्ति। आय का स्तर चूंकि हम बात करें तो आय का स्तर अल्पकाल में स्थिर होता है क्योंकि परिवर्तित नहीं हो सकता, और चूंकि मंदी काल दौर चल रहा है, जो कीन्स ने जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है मंदी काल को आधार मानकर किया है, और उस समय मंदी का दौर था, इसलिए कीन्स कहते हैं कि चूंकि आय का स्तर मंदी काल आय का स्तर अल्पकाल में स्थिर रहता है, चूंकि अभी मंदी का दौर है तो मंदी के दौर में नई आय सृजित होने से रही, यानी कि मंदी के दौर में नई आय सृजित नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास में दूसरा तत्व क्या रह गया, उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति जो है वो अल्पकाल में स्थिर रहती है। कैसे स्थिर रहती है, देखिए उपभोग की प्रवृत्ति भी अपने आप में दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे MPC कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि उपभोग की प्रवृत्ति, और MPC का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, यानी कि आय के बढ़ने पर उपभोग में कितनी वृद्धि हुई, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। और दूसरा है औसत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी जो कि डिपेंड करती है आय के स्तर से, कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। C फॉर कंजप्शन है, Y फॉर इनकम है। यहाँ पे जो सूत्र दिख रहे हैं आपको C और Y, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, परिवर्तन होता है, और C का मतलब कंजप्शन है और Y का मतलब आय है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति आय के स्तर पर निर्भर करती है, और आय का स्तर मंदी काल में रुक सा गया है और अल्पकाल में स्थिर रहता है। तो उपभोग की जो प्रवृत्ति है, यानी हमारी जो खर्च करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अल्पकाल में स्थिर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि एक तो है आय के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दूसरा है जो लोगों की आदतें होती है, रुचियां होती हैं, जो इंटरेस्ट्स होते हैं वो अल्पकाल में वही रहते हैं। दीर्घ काल में वो भले ही परिवर्तित कर सकते हैं, उनमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन अल्पकाल में वही रहते हैं। इसलिए उपभोग की प्रवृत्ति भी कीन्स कहते हैं कि अल्पकाल में स्थिर रहती है। तो जब उपभोग की प्रवृत्ति भी स्थिर रहती है और आय भी स्थिर रहती है तो किस प्रकार से उपभोग को बढ़ाया जाए, तो इस तरह से ये दोनों ही, यानी आय और उपभोग प्रवृत्ति जो कि उपभोग को प्रभावित करते हैं या उपभोग को निर्धारित करते हैं, ये दोनों ही तत्व स्थिर है तो उपभोग भी स्थिर रहेगा और उपभोग नहीं बढ़ सकता है। जब उपभोग नहीं बढ़ सकता है तो उपभोग के द्वारा मांग फलन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा तत्व रह जाता है विनियोग। और विनियोग जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, वो अपने आप में दो बातों पर निर्भर करता है। एक है ब्याज की दर
और दूसरा है पूंजी की सीमांत कुशलता। ब्याज की दर को शॉर्ट में आर लिखते हैं, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और विनियोग को आई लिखते हैं, आई फॉर इन्वेस्टमेंट है, और पूंजी की सीमांत कुशलता को MEC लिखते हैं, यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी इसको लिखा जा सकता है और पूंजी की सीमांत कुशलता भी लिखा जा सकता है। ये दो तत्व हैं जो विनियोग को प्रभावित करते हैं, विनियोग को निर्धारित करते हैं। एक तो है ब्याज की दर और दूसरा है पूंजी की सीमांत कुशलता। तो ब्याज की दर जो है वो कौन तय करता है? ब्याज की दर कीन्स के अनुसार दो तत्वों पर निर्भर करती है। यद्यपि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ब्याज का सिद्धांत कीन्स द्वारा प्रतिपादित है, एक सिद्धांत जो कि हम अलग से अध्ययन करेंगे, और प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में आते आते विद्यार्थी प्रथम वर्ष में व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत भी या व्यष्टिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी 5th यूनिट में, यानी कि जो वितरण के सिद्धांत हैं उसमें ब्याज के सिद्धांत पढ़े होंगे आप लोगों ने। और वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत जो ब्याज के सिद्धांत है उसमें एक प्रतिशत ब्याज का सिद्धांत है और एक कीन्स का ब्याज का सिद्धांत है। इसके अलावा भी कुछ आधुनिक सिद्धांत है, लेकिन दो तो कोर्स में है ही और सभी ने इसका अध्ययन किया होगा। तो और सेकंड ईयर में भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ब्याज के सिद्धांत है, और ब्याज के सिद्धांत के अंतर्गत कीन्स का यह ब्याज का सिद्धांत है। उसमें आप भली भांति समझेंगे। मैं यहाँ शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि ब्याज की दर कीन्स के ब्याज के सिद्धांत के अनुसार दो बातों पर निर्भर करती है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति के द्वारा तय होती है। और मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति को कीन्स बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और जो ब्याज का सिद्धांत है कीन्स के ब्याज के सिद्धांत का नाम मुद्रा की तरलता पसंदगी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कीन्स का जो ब्याज का सिद्धांत है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानी जाती है। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, और इसलिए मुद्रा की मांग को लिक्विडिटी प्रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी कि लोग, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो या फिर प्रोडक्शन सेक्टर हो, जो भी हो, मुद्रा की मात्रा है उसको किस तरह से अपने पास रखना चाहते हैं, क्या प्रेफरेंस है उनका कि वो लिक्विडिटी के रूप में रखना चाहते हैं तो किस तरह से वो रखना चाहते हैं। तो इसलिए इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस नाम दिया है कीन्स ने। और कीन्स कहते हैं कि मुद्रा की मांग यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, यानी कि मुद्रा को तरल रूप में रखने की जो प्रवृत्ति है लोगों की या मुद्रा की मांग करने के लिए, वो तीन बातों पर निर्भर करती है। इसके तीन उद्देश्य है। लोगों को या हम लोगों को मुद्रा क्यों चाहिए होती है, पूंजी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि उसके तीन उद्देश्य, तीन कारणों से हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम मुद्रा की मांग करते हैं। और मुद्रा की मांग के तीन जो मोटिव है, उद्देश्य हैं, वो तीन मोटिव हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव यानी कि दैनिक खर्चों के लिए, रोजमर्रा के खर्चों के लिए ट्रांजैक्शन मोटिव, और दूसरा है आकस्मिक यानी कि प्रीकॉशनरी, यानी कि जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उसके लिए हमें मुद्रा चाहिए, और दूसरा कल के दिन क्या हो हमें सतर्क रहना चाहिए, इसलिए सतर्कता ध्यान रखते हुए भावी जो उद्देश्य होते हैं, भावी जो खर्चे नज़र आ रहे होते हैं, जैसे रोज़मर्रा के खर्चे तो किचन के सामान लाने के लिए, किराया पे रहते हैं तो किराए के लिए, पेट्रोल के लिए, गैस के लिए, और जितने भी हैं फीस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, ये सब। लेकिन आकस्मिक जो खर्चे हैं, बीमार हो गया तो पैसे कहाँ से लाऊंगा, या आने वाले समय में एक बड़ा खर्चा आ रहा है उसका मैं कहाँ से लाऊंगा, इसलिए यानी कि आकस्मिक जो सतर्कता को ध्यान रखते हुए जो मुद्रा की मांग की जाती है उसे आकस्मिक उद्देश्य नाम दिया है, जिसके प्रीकॉशनरी मोटिव कहते हैं। और तीसरा उद्देश्य है सट्टा यानी स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी कि
पैसे से पैसा कमाने के लिए जो उद्देश्य होता है वह सट्टा उद्देश्य के नाम से किंज ने परिभाषित किया है। स्पेकुलेटिव मोटिव यानी कि पैसे से पैसा कमाना, यानी कि अब यहाँ पे जो चीज़ है वो नज़र आती है कि किस तरह से व्यक्ति पैसे कमाने के लिए अपना पैसा बचाकर लगाना चाहता है। अब जितना व्यक्ति रिस्की होगा उतना ही रिस्क वाले में अपना पैसा लगाएगा, और जितना व्यक्ति कम रिस्की होगा उतना ही अपने पैसे उस जगह निवेश करेगा, उस जगह लगाएगा जहाँ पे सबसे कम रिस्क होती है। और साथ में एक और चीज़ जुड़ी होती है कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होती है वहाँ पे आउटकम यानी कि जो प्रतिफल है, रिटर्न है, वो ज़्यादा मिलने की संभावना होती है, और जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे वापस प्रतिफल भी ब्याज के रूप में हो या किसी भी रूप में हो वो कम मिलने की संभावना होती है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति रिस्की होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क लेगा और अधिक पैसे कमाने के लिए अधिक रिस्क की इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरी तरफ है मुद्रा की मात्रा यानी कि मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई कीन्स के समय M1 और M2 हुआ करती थी। अब तो M1, M2, M3, M4 के कंसेप्ट आ चुके हैं, लेकिन कीन्स तक आते आते केवल जो मुद्रा की पूर्ति हुआ करती थी वो M1 और M2 के रूप में ही जानी जाती है। और M1 तो वो जो कि दैनिक खर्चों और आकस्मिक खर्चों के लिए की जाती है, और तीसरा जो मोटिव है सट्टा उद्देश्य उसके लिए जो M2 है उसकी पूर्ति के लिए M2 नाम देते हैं। और कीन्स कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा की जाती है, यानी कि सरकार की जो राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, उसके आधार पर मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा तय होती है। इसलिए ये भी अल्पकाल में स्थिर रहती है। तो इस तरह से मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है, इसलिए ब्याज की दर भी विनियोग को प्रभावित नहीं कर पाती है अल्पकाल और मंदीकाल के दौर में। और दूसरा जो तत्व है वो है मुद्रा पूंजी की सीमांत कुशलता। पूंजी की सीमांत कुशलता जो है वो यहाँ पर दो बातों पर निर्भर करती है कीन्स के अनुसार। एक तो है भावी प्रत्याशित आय और दूसरी है पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति की कीमत। यानी कि जब भी कोई नया निवेश करता है या फिर निवेश करता है, उत्पादन में अपने पैसे लगाता है या पूंजी लगाता है, तो वो पीछे दो चीज़ें ध्यान रखता है या दो बातें इसको निर्भर करती है। एक तो है जो पैसा वो लगा रहा है उसके ऊपर भावी इनकम कितनी होने की प्रत्याशा है, कितनी आय उसे प्राप्त हो सकती है, और दूसरी है उसके ऊपर कितना व्यय किया जा रहा है। यानी जो पूंजी उधार ली गई है तो उसके बदले कितना ब्याज चुकाया जा रहा है, और यदि वो खुद की पूंजी है और लगा रहा है बाजार में या फिर वो निवेश कर रहा है या उत्पादन के क्षेत्र में लगा रहा है तो उसके बदले यदि वो अन्य जगह लगाता तो कितनी कॉस्ट आती। तो यह पूंजी परिसंपत्ति या पूरी पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति की लागत कहलाती है या कीमत कहलाती है। पूरी पूंजी को वहाँ लगाने के लिए जो कीमत आती है वह कॉस्ट पूरी पूंजी परिसंपत्ति की कीमत कहलाती है। और दूसरी जो है वो है भावी आय, यानी कि कितनी लागत है और उससे होने वाली आय कितनी है। यदि लागत अधिक है और आय होने की संभावना कम है तो निवेश नहीं होगा। यह दोनों मिलकर पूंजी की कुशलता, पूंजी की सीमांत कुशलता को बताएंगे और ये तय करेगा कि निवेश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। यदि पूंजी की परिसंपत्ति की लागत अधिक है भावी प्रत्याशित आय से तो कभी भी निवेश नहीं किया जाएगा, उत्पादन नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और कही है कीन्स ने कि भावी प्रत्याशित आय है यह अलग अलग होती है, यानी डिफर करती है, मैन टू मैन वेरी करती है। कैसे करती है कि एक व्यक्ति 100 रुपये लगाकर, या यूँ मानिए कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये लगाता है और उसके ऊपर प्रतिदिन 100 रुपये कमाना चाहता है, और एक व्यक्ति 200 रुपये भी कमाना चाह रहा है, और एक व्यक्ति 50 रुपये में संतुष्ट हो सकता है। यानी कि भावी जो प्रत्याशित आय है वो आय तो होनी चाहिए, लेकिन आय का जो दायरा है वो अलग अलग
अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। यानी ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, और ये मनोवैज्ञानिक तथ्य होने के कारण से ये स्थिर मान लिया गया है इसको। और कीन्स कहते हैं कि इसलिए पूंजी की सीमांत कुशलता भी विनियोग को मंदी के दौर में या अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकती, जिसके कारण समग्र मांग फलन परिवर्तित नहीं हो सकता। अब कीन्स ये कहते हैं कि ASF पहले ही स्थिर हो गया। समग्र मांग फलन को उपभोग और विनियोग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उपभोग अपने आप में दो बातों पर निर्भर करता है, आय और उपभोग प्रवृत्ति पर, जो कि अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। इसलिए उपभोग की दृष्टि से समग्र मांग फलन को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व रह गया है विनियोग। विनियोग जो है अपने आप में ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत कुशलता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये दोनों ही एक तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर निर्भर करता है और एक मौद्रिक अधिकारियों और मौद्रिक नीति पर निर्भर करती है। इसलिए इनमें भी परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से विनियोग को बढ़ाकर समग्र मांग फलन को बढ़ाया जा सके, और समग्र मांग फलन के बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग बढ़े, और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने से रोजगार, आय और उत्पादन सृजित हो, जिससे अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। तो अब ऐसी स्थिति में कीन्स कहते हैं कि एक जो आशा नजर आती है, और वो आशा है सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी सरकार व्यय करे, सरकार निवेश करे, और फिर सरकार निवेश करेगी, सरकार खर्च करेगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की आय सृजित होगी। जब लोगों के रोजगार मिलेगा और आय सृजित होगी, तो आय से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, और जब क्रय शक्ति सृजित होगी तो मांग बढ़ेगी। क्रय शक्ति का नाम ही दूसरा मांग होता है, और मांग बढ़ेगी यानी कि अपना उपभोग स्तर बढ़ाएंगे। मांग बढ़ेगी यानी वस्तुओं और सेवाओं की मांग होगी, तो वस्तुएं जो मार्केट में पड़ी है अनबिकी, वो बिकनी शुरू हो जाएगी, जिससे मांग बढ़ने से, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने से उत्पादन में गति उत्पन्न होगी, और जब उत्पादन में गति उत्पन्न होगी तो पुनः आय और रोजगार सृजित होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ सकती है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ से करे? उसके लिए आय के लिए कहा था कि जैसा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे कि कम से कम टैक्स लगाए और कम से कम खर्च करे, सरकार का यही दायित्व होता है। लेकिन कीन्स कहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप यहाँ पे बहुत आवश्यक है। मंदी से उबरना है तो सरकारी हस्तक्षेप ही आवश्यक है, और सरकारी हस्तक्षेप ही कर सकता है मंदी से उबरने के उपाय, और इसके लिए सरकारी खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आय कहाँ से लाएंगे? उसके लिए उन्होंने कहा था कि बजट को घाटे का बजट बनाया जाए, जिसमें आय कम है और व्यय ज़्यादा है, और जो व्यय अधिक है, अधिक व्यय जो हुआ है उसको घाटा दर्शाया जाए, और उस घाटे की पूर्ति लीफ रेकिंग द्वारा की जा सकती है, यानी स्मॉल सेविंग से की जा सकती है। जो लोगों के पास में होती है उसको उधार को सरकार ले ले, या फिर सरकार के पास में पहले से कोई अतिरिक्त पड़ा हो केंद्रीय बैंक के पास में, सरकार के केंद्रीय बैंक के पास में, तो उससे लिया जा सकता है। नहीं हो तो उधार लिया जा सकता है, और कुछ भी नहीं हो तो अंत में कीन्स कहते हैं कि नए नोट छापकर भी घाटे की पूर्ति की जा सकती है, घाटे की वित्त व्यवस्था की जा सकती है। हीनार्थ प्रबंधन कहा है इसका, इसलिए इसको नाम कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन। हीन है अर्थ प्रबंधन, यानी कि ये एक प्रकार का जो अर्थ का प्रबंधन किया गया है ये अच्छा नहीं है, लेकिन मंदी से उबरने के लिए सरकार को खर्च करना पड़ेगा, और सरकार को खर्च करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, मुद्रा की ज़रूरत है। और मुद्रा कहाँ से आएगी? नए नोट छापकर भी सरकार खर्च करे, सरकार निवेश करे, इसलिए इसका नाम हीनार्थ प्रबंधन रखा गया। और दूसरी तरफ खर्च किस तरह से करे कि लीफ रेकिंग करने के बाद पंप प्राइमिंग की तरह करे, अर्थात छोटा खर्चा भी बहुत बड़ा दिखे। जैसे कि छोटी छोटी पत्तियों को इकट्ठा करके आग लगाने पर दूर से लगता है कि बहुत आग तेज है, लेकिन उसमें दम नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर भी दूर से ये लगता है, दूर से विश्वास लगता है कि बहुत आग लग रही है। इसी तरह से लोगों को विश्वास होने लग जाएगा कि सरकार के पास पैसे खूब है, सरकार कैसी भी मंदी की स्थिति हो या किसी भी तरह की स्थिति हो, सरकार कभी भूखे नहीं मरने देगी, सरकार हमेशा में हमारे साथ में है, हमारे रोजगार पैदा करेगी और हमें आय प्रदान करेगी, जिससे हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकते हैं, मांग पैदा कर सकते हैं, अपने उपभोग स्तर को बनाए रख सकते हैं, अपने आप को जीवित रख सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। और इसी विश्वास के कारण मांग पैदा होगी, और मांग पैदा होने से
उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, रोजगार सृजित होगा और अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ सकती है, ऐसा कीन्स का कहना है। धन्यवाद।